नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इंडियन नेवी का नया फ्लैग अनवील किया। ये है इंडियन नेवी का आज़ादी से पहले का फ्लैग और ये है 2022 का फ्लैग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दो फ्लैग्स के बीच में हमारे भारतीय नेवी का झंडा कितनी बार बदला है, कब कब बदला है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडियन नेवी का प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले के झंडे में ये जो रेड क्रॉस है, ये सेंट जॉर्ज क्रॉस, इसका क्या मतलब है और ये कहां से आया। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि 2022 में अनवील हुए नए इंडियन नेवी के झंडे का छत्रपति शिवाजी के साथ क्या कनेक्शन है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखिए, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया इंडिया का नया नेवल इंसाइन यानी नया नेवल फ्लैग। ये है इंडियन नेवी का नया फ्लैग। ये है राइट साइड, लेफ्ट साइड। यहाँ देखिए, आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमारे भारत की आन बान शान तिरंगा मिलेगा और राइट साइड पे आपको मिलेगा एक ब्लू ऑक्टागोनल शेप। ऑक्टागोनल का मतलब होता है, देखिए, ऑक्टा का मतलब हुआ 8, गोनल का मतलब हुआ साइड, यानी एक ऐसी शेप जिसकी 8 साइड्स हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 साइड्स हैं। इस ऑक्टागोनल शेप के अंदर आपको हमारा नेवल क्रेस्ट मिलेगी और यहाँ पर आपको मिलेगा हमारा नेशनल एम्बलम और नीचे आपको इंडियन नेवी का मोटो देवनागरी लिपि में लिखा मिलेगा, शम नो वरुणः। क्या मतलब हुआ इंडियन नेवी के मोटो का? देखिए, शम नो वरुणः, इसका मतलब है मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर दैट इज वरुणा बी ऑस्पिशियस टू अस, यानी जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें। यह है हमारी इंडियन नेवी के मोटो का मीनिंग। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ये है ऑक्टागोनल शेप, यानी कि एक ऐसी शेप जिसकी 8 साइड्स हैं। तो ये 8 साइड्स क्या डिपिक्ट करती हैं? ये डिपिक्ट करती हैं कि हमारी इंडियन नेवी मल्टी डायरेक्शंस में हमारे भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए काबिल है। ये हमारी इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी है कि वो हमारे भारत को हर डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करने के काबिल है। इस ऑक्टागोनल शेप को अच्छे से देखिए, यहाँ पर आपको ट्विन गोल्डन बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे। ये हैं आपके ट्विन गोल्डन बॉर्डर्स। ये ट्विन गोल्डन बॉर्डर्स बनाने की जो इंस्पिरेशन है, ये छत्रपति शिवाजी से ली गई है। अब छत्रपति शिवाजी क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बहुत ही पावरफुल नेवल फ्लीट थी। कहा जाता है कि इनकी इनक्रेडिबल नेवल फ्लीट में 60 फाइटिंग शिप्स थे। उस समय के हिसाब से ये बहुत ज्यादा हैं कि 60 फाइटिंग शिप्स थी और इसके साथ साथ 5000 मैन छत्रपति शिवाजी महाराज जी की इनक्रेडिबल नेवल फ्लीट में थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय जो मराठा नेवल पावर का राइज था, उस समय पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के जो कोस्ट हैं यानी जो तटीय क्षेत्र हैं वो सुरक्षित थे। भारत के तटीय क्षेत्र का यहाँ मेरा मतलब है कि उस रीजन में जहाँ पे छत्रपति शिवाजी राज करते थे, उस समय ये तटीय क्षेत्र काफी सिक्योर थे एक्सटर्नल पावर्स से। इंडिया में देखिए, जितने भी विदेशी ताकतें आई हैं वो जल के रास्ते से ही आई हैं और यही कारण था कि बहुत से कॉलोनियल पावर्स का मेन जो हेडक्वार्टर्स थे वो भी स्टार्टिंग में कोस्टल एरियाज में ही हुए थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का समय ऐसा था जब पहली बार भारत में कोस्ट जो थे वो सुरक्षित थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो नेवल फ्लीट थी वो बहुत ही इनक्रेडिबल थी, जबरदस्त थी, पावरफुल थी, जहां पे 60 फाइटिंग शिप्स थे, 5000 अप्रोक्सीमेटली लोग काम करते थे। यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कहा जाता है। ये कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की नेवल फ्लीट से इंस्पिरेशन लेके हमने ये ट्विन गोल्डन बॉर्डर जो है वो अपने लोगों में लगाया है। अब देखिए, अभी तक हमारे इंडियन नेवी का झंडा ऐसा था, अभी हमारा झंडा ऐसा है। अब हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचे और यहाँ से यहाँ बदलाव जो हुआ उसके पीछे क्या कारण है। देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले हमारी इंडियन नेवी का साइन ये हुआ करता था।
इंसाइन का मतलब है फ्लैग। तो आज़ादी से पहले हमारी इंडियन नेवी का फ्लैग कुछ ऐसा हुआ करता था। यहाँ पर आपको ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिलेगा यूनियन जैक ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनियन जैक इंग्लैंड का झंडा है, ये आपने याद रखना है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए इंग्लैंड का झंडा इनमें से कौन सा है, तो जिसमें यूनियन जैक होगा वो आपने टिक लगा देना है। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिलेगा यूनियन जैक। और यूनियन जैक किसके ऊपर बना है? ये बना है एक बैकग्राउंड के ऊपर जो है रेड जॉर्ज क्रॉस। अब सवाल है कि ये रेड जॉर्ज क्रॉस आया कहां से? ये रेड जॉर्ज क्रॉस को आप ध्यान से देखिए। इस रेड जॉर्ज क्रॉस में आपको एक वाइट बैकग्राउंड देखने को मिलेगा और उसके ऊपर आपको रेड क्रॉस देखने को मिलेगा। ये है सेंट जॉर्ज क्रॉस, ये सेंट जॉर्ज का क्रॉस है। तो अब सवाल है कि ये सेंट जॉर्ज क्रॉस है क्या? कहा जाता है कि ये जो सेंट जॉर्ज क्रॉस है ये एक क्रिश्चियन वॉरियर सेंट के नाम पे पड़ा है। अब ये क्रिश्चियन वॉरियर है यानी कि इसने युद्ध लड़े होंगे। तो सवाल है कि कौन से युद्ध लड़े? तो ये कहा जाता है कि ये क्रूसेडर था ड्यूरिंग थर्ड क्रूसेड। तो घबराइए मत, मैं इसका मतलब भी आपको समझाऊंगा। अभी आपने ये देखना है कि एक वाइट बैकग्राउंड है जिसके ऊपर रेड क्रॉस है, जिसे सेंट जॉर्ज का क्रॉस माना जाता है। ये एक क्रिश्चियन वॉरियर संत के नाम पे पड़ा है जो थर्ड क्रूसेड का क्रूसेडर था। देखिए, क्रूसेडर का मतलब होता है धर्म युद्ध करने वाला, यानी वो युद्ध जो धर्म के लिए किया गया। तो जो धर्म के लिए युद्ध किया जाएगा उसको कहेंगे क्रूसेडर। और अगर क्रूसेडर में आर हटा दिया जाए तो ये बन जाता है धर्म युद्ध, यानी धर्म के लिए किया गया युद्ध। और जिसने ये युद्ध किया वो बन गया क्रूसेडर, धर्म युद्ध करने वाला। अब देखिए, ये क्रूसेड्स यानी कि धर्म युद्ध क्या है? ये सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर्स हैं जिसकी शुरुआत रोमन कैथोलिक चर्च ने करी थी 1095 में। अब देखिए, सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर, ये कोई एक वॉर नहीं है, ये सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर है, यानी बहुत ज्यादा वॉर हैं जिसकी शुरुआत किसने करी? रोमन कैथोलिक चर्च ने 1095 में। काफी सालों तक, काफी सेंचुरीज तक यानी दशकों तक ये अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से कंटिन्यू रहे, क्योंकि ये सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर है तो ये काफी समय तक होते रहे। इन सारे के सारे क्रूसेड्स में जो सबसे वेल नोन क्रूसेड माना जाता है वो माना जाता है 1095 टू 1291 के बीच में हुआ। ये वो क्रूसेड था जहां पर यूरोपियन क्रिश्चियन आर्मीज ने अटेम्प्ट किया था जेरूसलेम को इस्लामिक रूल से आज़ाद करने का, रिकवर करने का। अब देखिए, जब हम बात करते हैं जेरूसलेम की तो अभी भी ये जो एरिया है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, युद्ध यहाँ पे अभी भी चला रहता है। इसराइल कहता है कि ये हमारा है, पैलेस्टीन कहता है कि ये हमारा है। लेकिन देखिए दोस्तों, जेरूसलेम जो है ये 3 धर्मों के लिए काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। 3 धर्म इस एरिया को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्रिश्चियन, इस्लाम और ज्यूज। तो यहाँ पे 1095 आते आते इस जेरूसलेम के ऊपर राज था इस्लाम का, मुस्लिम्स का। तो इस क्रूसेड में यूरोपियन क्रिश्चियन आर्मीज ने ये अटेम्प्ट किया था कि हम जेरूसलेम को इस्लामिक रूल से आज़ाद करवाएं। तो ये था जेरूसलेम का क्रूसेड। इसके अलावा बहुत से क्रूसेड्स हुए, जैसे कि आइबेरिया के मुस्लिम्स के खिलाफ क्रूसेड्स हुए, पगान्स के खिलाफ क्रूसेड्स हुए यानी धर्म युद्ध हुए, और इवन यूरोप में क्रिश्चियंस के खिलाफ भी क्रूसेड्स हुए हैं जिन्हें कैथोलिक चर्च मानता था डीम्ड हेरेटिकल। डीम्ड का मतलब होता है मानना और हेरेटिकल का मतलब होता है विधर्मी, यानी जो सिर्फ नाम का ही क्रिश्चियन है लेकिन वो जो फिलॉसफी है, जो प्रिंसिपल्स है उनको नहीं मानता है। तो कैथोलिक चर्च जिस क्रिश्चियन को मानते थे कि ये हेरेटिकल है यानी ये विधर्मी है, उनके खिलाफ भी क्रूसेड्स होते थे। तो मुख्यतः क्रूसेड्स जो हैं हमें वो मुस्लिम्स के खिलाफ देखने को मिले हैं, पागान्स के खिलाफ देखने को मिले हैं, और इसके साथ साथ जो क्रिश्चियंस जिनको कैथोलिक चर्च डीम्ड यानी मानता था हेरेटिकल, विधर्मी, उनके खिलाफ क्रूसेड्स होते हुए हमें देखने को मिले हैं। तो उसी में जो थर्ड क्रूसेड था
उसका जो क्रूसेडर था यानी वॉरियर था वो था सेंट जॉर्ज। इसलिए इसके नाम के ऊपर आपको काफ़ी हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, काफ़ी एनजीओस और ये झंडा देखने को मिलेगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि सेंट जॉर्ज क्रॉस कहाँ से आया। एक क्रिश्चियन वॉरियर सेंट से आया जो क्रूसेडर था थर्ड क्रूसेड का। अब देखिए यही सेंट जॉर्ज फ्लैग आपको इंग्लैंड के फ्लैग में भी देखने को मिलेगा। इंग्लैंड ने इसको अडॉप्ट किया था 1190 में। जब इंग्लिश शिप्स मेडिटेरेनियन सी से पास होती थी तो उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, देखिए मेडिटेरेनियन सी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है जहां से दुनिया की बहुत सी शिप्स पास होती हैं। तो बहुत अलग अलग देशों की शिप्स पास हो रही हैं, तो फिर आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि इंग्लैंड की कौन सी शिप है। तो इसलिए इंग्लैंड ने 1190 में आके इस फ्लैग को अडॉप्ट किया ताकि मेडिटेरेनियन सी से होते हुए जो भी इंग्लिश शिप्स पास होंगी उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। अब ये जो ब्रिटिश व्हाइट इंसाइन का प्रेजेंट पैटर्न है इसको एक्सेप्ट किया गया था 1707 में। तो ये जो फ्लैग है इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया 1707 में। अब देखिए ये इंडियन नेवी का ऑफिशियल फ्लैग था 1947 तक। 1947 से लेके तो 26 जनवरी 1950 तक हमारा इंडियन नेवी का फ्लैग यही रहा। हमने इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। सबसे पहला बदलाव इसमें 26 जनवरी 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर किया गया, जब इस फ्लैग से ये जो यूनियन जैक है जो कि इंग्लैंड का झंडा था इसे हटा के भारत का तिरंगा रख दिया गया, यानी कि यूनियन जैक को ट्राई कलर से रिप्लेस किया गया। यहाँ पे इंग्लैंड का यूनियन जैक तो ट्राई कलर से रिप्लेस हो गया, लेकिन ये जो जॉर्ज क्रॉस था इसको रिटेन कर लिया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडियन नेवी के फ्लैग में चेंजेस हुए जब यूनियन जैक को तो ट्राई कलर से रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन जॉर्ज क्रॉस को रिटेन किया गया। पहला चेंज कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। उसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय एक बार फिर से इंडियन नेवी के फ्लैग में चेंजेस हुए, जहां पर हमने इस जॉर्ज क्रॉस को रिप्लेस कर दिया गया नेवल क्रेस्ट से। तो यहाँ पे सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि ये जॉर्ज क्रॉस को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया गया नेवल क्रेस्ट से। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या थी। समस्या ये थी कि इंडियन नेवी का ये जो नया फ्लैग था ये इनडिस्टिंग्विशेबल था। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये इंडियन नेवी का फ्लैग है, इंडियन नेवी के जहाज़ों में ही लगेगा, और जहाज़ जो है वो कहाँ चलेंगे? पानी में चलेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास स्काई है जो कि ब्लू है, यहाँ पर सी है जो कि ब्लू है। तो यहाँ दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो हमारा नेवी क्रेस्ट है इसका जो कलर है, इसका ब्लू कलर स्काई और सी के कलर के साथ मर्ज हो जा रहा था। इसलिए ये जो झंडा है ये डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा था कि ये अलग सा इंडियन नेवी का झंडा है। तो ये एक समस्या आई। इसी कारण 2004 में आते आते इस फ्लैग को पुनः बदल दिया गया और यहाँ पे जो नेवल क्रेस्ट है इसको चेंज करके एक बार फिर से जॉर्ज क्रॉस को डाल दिया गया। तो ये चेंजेस आए 2004 में। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ऐड करी गई। यहाँ पे जॉर्ज क्रॉस के बीचों बीच हमने अपना नेशनल एम्बलम डाल दिया। लेकिन अब ध्यान से देखिए कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेशनल एम्बलम डाला है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा। ये सिर्फ एक लाल पट्टी है जिसके बीचों बीच हमने अपना नेशनल एम्बलम डाल दिया। यहाँ पे ये नेशनल एम्बलम जो है आप सब जानते हैं कि इसको लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका से डिराइव किया गया है। तो इसको हमने रेड जॉर्ज क्रॉस के बीचों बीच डाल दिया। अब यहाँ पे 2014 में एक बार पुनः यहाँ पे चेंजेस आए, जहाँ पर हमने इसके बीचों बीच नेशनल एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते लिख दिया। यहाँ पे देखिए another change was made when words सत्यमेव जयते were included on the flag below अशोका एम्बलम। और ये किस में लिखा गया? स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट में। आप सब जानते हैं सत्यमेव जयते रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नेशनल मोटो है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से।
तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जिसे इंडियन नेवी के फ्लैग में 2014 में अशोका एम्बलम के नीचे इंक्लूड किया गया। और अभी 2022 में हमने अपने इंडियन नेवी का फ्लैग बिल्कुल चेंज कर दिया है, जहां पर कॉलोनियल पास्ट से जुड़ा कोई भी निशान नहीं है। ये है 2022 की इंडियन नेवी का नया इंसाइन, नया फ्लैग, नया झंडा। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल है कि अंग्रेजों ने सिर्फ इंडिया पर राज तो नहीं किया, उन्होंने तो बहुत से कंट्रीज पर राज किया जिनको आज कॉमनवेल्थ नेशंस कहते हैं। तो फिर क्या इंडिया के तरह और भी ऐसे देश हैं जहाँ की नेवी में आपको इस प्रकार के झंडे देखने को मिले? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। बहुत सी कंट्रीज ने अपने नेवल फ्लैग्स में इस जॉर्ज क्रॉस को कब का डिस्कार्ड कर दिया है। मुख्यतः जितनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, यानी वो देश जहाँ पर एक समय कभी अंग्रेजों ने राज किया था, उन्होंने इंडिपेंडेंस के समय भले ही इस रेड जॉर्ज क्रॉस को रखा हो, रिटेन किया हो, लेकिन समय के साथ साथ बहुत से देशों ने डिस्कार्ड कर दिया, जिसमें से प्रमुख देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। कनाडा की रॉयल कैनेडियन नेवी ने 2013 में इस क्रॉस को डिस्कार्ड किया था। ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन नेवी ने 1967 में ही इसे डिस्कार्ड कर दिया और न्यूजीलैंड की नेवी ने भी 1968 में इसे डिस्कार्ड कर दिया था। और इतना ही नहीं, यूनाइटेड इंडिया के पार्टीशन से निकले देश पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी बहुत समय पहले से ही इस क्रॉस का यूज अपने नेवी के झंडे में करना बंद कर दिया था, लेकिन भारत ने अभी 2022 में आके इसे डिस्कार्ड किया है। अब हम इंडियन नेवी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इंडियन आर्मी की नेवल ब्रांच को 1612 में बनाया था, जब उन्होंने उसका नाम रखा था ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनीज मैरीन। इसकी स्थापना हुई थी सूरत में। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा कारोबार सूरत से बॉम्बे की तरफ शिफ्ट कर लिया, तो 1686 में इसका नाम बदल के रख दिया गया बॉम्बे मैरीन, जब इंग्लिश कॉमर्स बॉम्बे में मूव हुआ था। उसके बाद जाके 1892 में इन्होंने इसका नाम चेंज किया रॉयल इंडियन मैरीन, और आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को इसका नाम रख दिया गया इंडियन नेवी। आज़ादी के समय रॉयल इंडियन मैरीन दो हिस्सों में बटी थी, इंडिया और पाकिस्तान, और हमारी जो नेवल वेसल्स थी वो भी दोनों देशों में बटी थी। इसके बाद 22 अप्रैल 1958 को सबसे पहले वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी जी भारत के पहले इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने थे। हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है पूरे भारत में। 4 दिसंबर इसलिए क्योंकि इसी दिन हमारी इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली ऑपरेशन ट्राइडेंट को एग्जीक्यूट किया था, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के कराची नेवल हेडक्वार्टर्स पर अटैक किया था। इसलिए हर साल इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये था इस टॉपिक का एनालिसिस, जहां मैंने आपको हर एक चीज़ को इन डेप्थ और एनिमेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारे एफर्ट्स, हार्डवर्क अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ऐसे ही जीके वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।